जय हिंद साथी। मैं ऋषभ सर, आपके संघर्षों का साथी, एक बार फिर से आपका YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। चलिए यहां से हमारा सफर भारतीय संविधान की ओर आगे बढ़ेगा। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है परीक्षाओं के एवज से, तो ये आपको बहुत ही कायदे से पढ़ना है। आज पहला दिन है, तो आज हम प्रस्तावना पे चर्चा करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा हम संविधान के पिक्चर को भी समझ लेते हैं, संविधान असल में है क्या। ठीक, तो अगर आपसे पूछ ले व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप इसका बेहतरीन डिफिनेशन याद रखिएगा। संविधान उन प्रावधानों का संग्रह है जिसके आधार पर किसी एक देश का शासन चलाया जाता है। तो यहां से हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आज हमारा टॉपिक प्रस्तावना को लेकर है, तो प्रस्तावना समझेंगे और अपने विषय की ओर आगे पढ़ेंगे। और एकदम मस्ती के साथ पढ़िए साथियों, एकदम शुरमा बनकर पढ़िए साथियों, कायर बन के नहीं, क्योंकि सच है विपत्ति जब आती कायर को ही टहलाती। सुरमा नहीं विचलित होते, तो एकदम शुरमा रहिए, एकदम विचलित मत होइए। सिलेक्शन आपका ही है, आप लेकर जाइए अपने घर। आइए प्रस्तावना पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। चलिए साथियों, हमारा टॉपिक प्रस्तावना है। प्रस्तावना बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे बहुत सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सबसे पहली चीज, भारत के संविधान में प्रस्तावना किसकी देन है? नेहरू जी की देन है। कहां से ली गई है? यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। और इसकी जो भाषा शैली है वो ऑस्ट्रेलियाई भाषा शैली है। ठीक, 3 प्रश्न आपके ही तैयार हो गए। चलिए थोड़ा संविधान की प्रस्तावना के बारे में पढ़ लेते हैं। तो प्रस्तावना संविधान के लिए एक अमुक या भूमिका की भांति, जिसमें संविधान के उद्देश्य, आदर्श, शासन प्रणाली का स्वरूप और संविधान के लागू होने की तिथि का उल्लेख है। एक एक चीज को बहुत कायदे से पढ़ेंगे, छोटा छोटा करके एकदम समझ लेंगे। परीक्षाओं के वजह से एकदम कायदे से रट के जाना है। ठीक, एकदम। लेकिन तिथि समझ लीजिएगा साथियों, तिथि 26 नवंबर 1949 यानी 26 नवंबर 1949 ये तिथि लिखी हुई है प्रस्तावना में। तो आपको प्रस्तावना पूरी कायदे से पढ़ाई जाएगी, एकदम याद कर लेंगे आप। और अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। प्रस्तावना तो संविधान का जो बैठक हुई थी, उस बैठक में 13 दिसंबर को एक बैठक हुई, 13 दिसंबर 1946। अब बैठक के बारे में थोड़ी भी जान लेंगे। पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर को हुई थी। 9 दिसंबर को जो बैठक हुई थी, उसके अध्यक्ष अस्थायी अध्यक्ष बनाए थे सच्चिदानंद सिन्हा जी को। ठीक, उसके बाद जो दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर को, उसमें स्थायी सदस्य राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया, मतलब राजेंद्र प्रसाद जी स्थायी अध्यक्ष हो गए। तो अब यहां से फिर 13 दिसंबर की जो बैठक हुई थी, उसमें जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा प्रस्ताव लाया गया। ठीक, लोग चर्चा वर्चा की, बहुत जानते हैं संसद में जैसे कोई बिल आता है तो चर्चा होती है। तो संविधान की सभा जब बैठी थी इतनी ज्यादा, बहुत महत्वपूर्ण, तो उसमें भी चर्चा हुई। तो पूरी चर्चा जब कंप्लीट हुई तो टाइम पीरियड आ गया 22 जनवरी 1947। तो इतने दिन चर्चा होने के बाद ये तय हुआ कि हाँ, इसको संविधान में जोड़ दिया जाए, ये संविधान की एकदम आत्मा की तरह है। लेकिन इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया, प्रस्तावना न रख के उद्देशिका रखा गया। आपको ये चीज जानना बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब इसी से अब अपने टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं। इस जो प्रस्तावना में है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसमें लोक प्रभुत्ता की बात कही गई है। ठीक, अब लोक प्रभुत्ता का मतलब सभी पूरे देश के जितने लोग हैं सबके बारे में, मतलब सबकी इसमें सहमति के आधार पर इसे बनाया गया है, ऐसा माना जाता है। तो इसीलिए लोक प्रभुत्ता कहा जाता है। तो लोक प्रभुत्ता है भी, ऐसी बात नहीं है। उसमें लिखा है, पहली ही लाइन लिखी है, आपने पढ़ा होगा, हम भारत के लोग। तो सबकी बात हो रही है, लोक प्रभुत्ता की ही चर्चा है। एकदम लास्ट लाइन थोड़ा सा समझ लेंगे। और उसमें क्या लिखा है कि अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं और आत्मार्पित करते हैं। अंगीकृत का मतलब क्या होता है? मतलब हम स्वीकार करते हैं। अधिनियमित का मतलब लागू करते हैं। आत्मार्पित का मतलब समर्पित करते हैं। ठीक, अब पूरी प्रस्तावना को एकदम कायदे से पढ़ लेंगे। उस प्रस्तावना में जो जो महत्वपूर्ण शब्द लिखे हैं उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेंगे। लेकिन उससे पहले एक प्रश्न को देख लेते हैं। केसी वियर साहब है, इन्होंने दुनिया के कई संविधानों को पढ़ा है, इंटेलिजेंट आदमी है ये भी, लेकिन इन्होंने भारत के संविधान के विषय में क्या कहा है उसको थोड़ा जान लेंगे और उनकी बातों का खंडन करेंगे, क्योंकि ये नेगेटिव बात कहे हैं।
तो क्या कहा है, इनका कहना है कि भारत के संविधान में लोक प्रभुत्ता एक भ्रम है, चर्चा कीजिए। ठीक, तो इनका मानना है लोक प्रभुत्ता भ्रम है। अच्छा, इन्होंने जो प्रश्न दिए तो उसके कुछ आधार दिए, ऐसे थोड़ी ना मान लिए, तो इनके आधारों को भी समझ लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षाओं के एवज से। इन्होंने कहा कि जो संविधान सभा का जो गठन हुआ है, ठीक, तो उसमें जो लोग चुनकर आए हैं, मतलब संविधान सभा में जितने लोग बैठे हैं, उनका प्रत्यक्षता निर्वाचन ना होके अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ है। प्रत्यक्ष निर्वाचन क्या होता है साथियों, जब निर्वाचन डायरेक्ट पब्लिक के द्वारा की जाए तो प्रत्यक्ष निर्वाचन। अब पब्लिक नहीं, पब्लिक के प्रतिनिधि द्वारा अगर निर्वाचन किया जाए, मतलब हमारे द्वारा किसको निर्वाचित किया गया, विधायक को, विधायक द्वारा यदि किसी को निर्वाचित किया जाए तो वो इनडायरेक्ट मतलब अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। तो इनके कहने का मतलब है कि जो ये संविधान सभा में जितने लोग बैठे हैं, इनका प्रांतों की विधान मंडल द्वारा व्यक्ति जो वहां पर हमारे एमएलए गए हैं, एमएलए और एमपी तो आपने पढ़ा होगा ना, तो उनके द्वारा चुनकर ये गए हैं। ठीक, अब उनके कहने का मतलब ये भी है कि जो उस समय वोटिंग का जो सिस्टम था उसमें सिर्फ ऐसे व्यक्ति वोट देते थे जिसमें जिसके जो शिक्षित हो और जिनके पास संपत्ति हो। तो कहने का आधार यह है, इनके कहने का मतलब सीधे सीधे है कि उस समय टोटल 10% से भी ज्यादा कम लोगों ने वोट दी होगी और उसी के आधार पर संविधान सभा में सब व्यक्ति चुन लिए गए होंगे। और हम लोग ऐसा मान रहे हैं या हम लोग ऐसा कह रहे हैं कि भारत का संविधान लोक प्रभुत्ता की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ लोक प्रभुत्ता की वास्तविक सत्यता नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ जनता द्वारा निर्वाचित व्यक्ति संविधान को नहीं बना रहा है। लेकिन इनका यह कथन पूर्णतः असत्य है, पूर्णतः गलत है। इसको आप कैसे खंडित करेंगे, इसके लिए सबसे बेहतरीन आपको एग्जाम्पल देना है कि हमारे भारत देश में जब पहली बार चुनाव हुआ, उस समय टाइम पीरियड चल रहा था 1952। तो जब पहली बार चुनाव हुआ तो यह पूरा सार्वजनिक वयस्क मताधिकार पे चुनाव था। ठीक, लोगों ने वोट दिया, वयस्कों ने वोट दिया, और जितने लोग संविधान सभा में बैठे थे वे उसमें से अधिकतम मतलब अधिकतम व्यक्ति लोग, मतलब कुछ को छोड़ के अधिकतम लोग चुनाव जीत गए। तो ये सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है कि इनका ये जो लोक प्रभुत्ता, इनका जो भ्रम का बात है, ये एकदम पूरी तरह से खंडित करता है कि देखिए यही लोक प्रभुत्ता है कि लोगों ने बहुत ही, जितने लोग बैठे थे सबको चुन लिया। इसका मतलब वह मान रहे थे कि ये लोग योग्य हैं, हमारा संविधान ये लोग बना सकते हैं। तो चलिए यहीं से अब हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। प्रस्तावना की अंदर जो छोटी छोटी बातें हैं उन सब को समझ लेते हैं, जो आपके परीक्षाओं के एवज से बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए साथियों, प्रस्तावना को समझ लेते हैं। प्रस्तावना यानी इंडियन पॉलिटी की शुरुआत। पॉलिटी पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां से भारतीय संविधान की शुरुआत होती है। तो जब संविधान की बात आएगी तो इसका मतलब यहीं आपको अंबेडकर साहब मिलेंगे, जो इम्पॉसिबल का हंसी मजाक बना रहे होंगे। तो आपको उनकी जर्नी बहुत इंस्पायर करेगी साथियों। मस्ती से पढ़िए, तोड़ के रख दीजिए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार कर दीजिएगा, एकदम मस्ती के साथ, क्योंकि बहुत ही मेहनत के साथ वीडियोस बनते हैं, तो उत्साह बढ़ाते रहना चाहिए टीचर का। चलिए एक एक करके पढ़ लेते हैं। हम भारत के लोग, हमारी बात हो रही है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी हमारे देश में हम आंतरिक और बाह्य नीति मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल पॉलिसी बनाने की शक्ति रखते हैं। ठीक, समाजवादी सोशलिस्ट। दुनिया के समाजवाद को हमें नहीं पढ़ना है, दुनिया का समाजवाद कार्ल मार्क्स साहब और साम्यवादी विचारधारा लोगों को पढ़ने दीजिए। हमारे समाजवाद की जो गाइडलाइन है वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई है, हमें वही बरयाद करना है। और वो है 4। ठीक, पहला क्या है, आय की असमानता को कम करना है, जीवन स्तर की असमानता को कम करना है, मजदूर और वंचित वर्ग का कल्याण करना है, और शोषण को समाप्त करना है। बहुत कायदे से रट लीजिए। आगे पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब स्टेट का कोई अपना धर्म नहीं है, और स्टेट अपने नागरिकों का, किसी भी नागरिकों का भेद पर किसी भी धर्म को लेकर भेदभाव नहीं करेगा। बहुत महत्वपूर्ण पंथ निरपेक्षता, कायदे से समझ लीजिएगा, क्योंकि समाजवादी और पंथ निरपेक्ष हमारे मूल प्रस्तावना में नहीं थे। ये समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द बाद में 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए थे। ठीक,
तो संविधान संशोधन जब पढ़ाऊंगा तो उसको भी बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ाता हूं। लोकतांत्रिक गणराज्य। लोकतांत्रिक का मतलब होता है लोकतंत्र से है। लोकतंत्र की जब भी बात होगी साथी तो इसका मतलब जनता द्वारा जनता के लिए शासन, मतलब जनता का मतलब हम ही वोट देंगे और हम में से ही कोई प्रतिनिधि हमारा जाएगा संसद में विधि विधि बनाने और हमारे लिए शासन करेगा। बहुत महत्वपूर्ण डेफिनेशन है, कायदे से याद कर लीजिएगा। लोकतांत्रिक गणराज्य। गणराज्य का मतलब इस राज्य का जो प्रमुख या सबसे शीर्ष पोस्ट पर बैठा हुआ व्यक्ति है राष्ट्रपति। वह मनोनीत या वंशानुगत नहीं होगा, वह निर्वाचित होकर जाएगा। राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अब आप सोचिए कि वंशानुगत ऐसी बात क्यों कही गई, तो इसका मतलब ये वंशानुगत जो सिस्टम है ये ब्रिटेन में है, वहां सम्राट शासन है। ठीक, तो इसका मतलब उनका जो देश है वह गणराज्य नहीं है, ऐसे समझ जाइए। इसको याद कर लीजिए, समझने याद करने का एक तरीका भी बता दिया। तो गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, मतलब हमारे देश में हर एक नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता। कैसी स्वतंत्रता प्राप्त है? विचार करने की स्वतंत्रता प्राप्त है, किसी भी टॉपिक में विचार करो। ठीक, बस देश विद्रोही ना हो। अभिव्यक्ति, उस टॉपिक को या किसी भी टॉपिक को अभिव्यक्ति कर सकते हो यानी प्रकट कर सकते हो। ठीक, बस देश विद्रोही ना हो। ठीक, विश्वास, किसी भी बात को आप विश्वास कर सकते हो, किसी भी आइडियोलॉजी को आप एक्सेप्ट कर सकते हो, वो आपकी स्वतंत्रता है। बस देश विद्रोही ना हो, मतलब संविधान के अंदर दायरे में रहकर आपको काम करना है, क्योंकि देश में रह रहे हो। धर्म, किसी भी रिलीजन को मानो, कोई दिक्कत नहीं है भारत सरकार को, आपका व्यक्तिगत मुद्दा है। चलिए, धर्म को मानिए, उसकी उपासना कीजिए, उन सब चीजों की आपको इस देश में स्वतंत्रता है। क्या गजब देश है हमारा, बेहतरीन संविधान है इसका। हर एक चीज के लिए आपको स्वतंत्रता है, बस दायरे में रहिए। ठीक, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता भी है, तो समानता भी है, प्रतिष्ठा और अवसर, प्रेस्टीज, उन सब चीज की समानता है। किसी को अपमानित नहीं करेगा भारत सरकार, हर व्यक्ति उसके लिए इक्वल है। ठीक, इस ऐसे भारत के संविधान में लिखा हुआ है। ठीक, प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, व्यक्ति की गरिमा है हमारे देश में। हर एक व्यक्ति को बहुत गौरवशाली तरीके से जीवन व्यतीत करे, हमारे देश में रहे, जो हमारे देश के नागरिक लोगों को ये सब प्राप्त है। और राष्ट्र की एकता, ये राष्ट्र की एकता शब्द ये मानसिक यानी मनोवैज्ञानिक शब्द है। तो यहां जब राष्ट्र की एकता का बात आए तो कोई टुकड़ा उकड़ा नहीं जोड़ना है आपको, मतलब कहने का है कि हम जैसे एक लोग हैं, सब व्यक्ति एक हैं, सारी जनता एक है, सब में एकता लानी है हमें। जैसे एक विचारधारा पे सुनी होगी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, तो मतलब हम सब लोग भाई भाई हैं। और ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ नहीं है, सब भाई भाई हो, सब भारतवासी हो। भारत की संविधान में ऐसी बात है। ठीक, ये सब बात कही गई है कि एकता होनी चाहिए, एकता होनी नहीं चाहिए, एकता होगी। ये हमको राष्ट्र की एकता बनानी है, हम भारत के लोग हैं। ठीक, और अखंडता, अखंडता एक भौगोलिक शब्द है, मतलब कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरा भारत, अखंड भारत हमारा है, उसका कोई भी टुकड़ा हम किसी को देंगे नहीं, वो हमारा है। जब हमारा है तो ये संपूर्ण भारत में जितना भी पार्ट भौगोलिक क्षेत्र है वो हमारा भारत देश है। वो इसका मतलब अखंडता जो शब्द है, और ये जो अखंडता शब्द है ये 42वें संविधान संशोधन में जोड़ी गई थी। 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था यानी 42 अमेंडमेंट कब हुआ था? यह हमारे देश में 1976 में हुआ था। चलिए इसको कायदे से अभी आपको बताऊंगा। चलिए और क्या बात लिखी गई है इसको थोड़ा जान लेंगे। व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता, बंधुता यानी भाईचारा बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा से आज की तारीख, मतलब इसमें संविधान सभा में मतलब इस प्रस्तावना में तारीख यानी तिथि भी बताई गई है।
तो तारीख क्या बताई गई है? 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत करते हैं, मतलब स्वीकार करते हैं, अधिनियमित करते हैं, लागू करते हैं और आत्मार्पित करते हैं, मतलब समर्पित करते हैं। ऐसा भारत के संविधान की प्रस्तावना में लिखा है। प्रस्तावना का एक बेहतरीन इमेज आप अपने नोटबुक में लगा लीजिएगा, जैसे आपको ये एकदम कायदे से रट जाए और कायदे से नोट बनाइएगा साथियों। एक एक लाइन मैंने वैसे ही समझाया है। आइए हम भारत की प्रस्तावना से संबंधित कुछ और जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसे भी जान लेंगे साथी। चलिए साथियों, वीडियो में प्रस्तावना से संबंधित जो कुछ बातें हैं उसको भी समझ लेते हैं। सबसे पहले उसकी आलोचना पढ़ेंगे। आलोचना उसकी कैसे की जाएगी? उसकी आलोचना इसलिए की जाएगी क्योंकि ये अवाद योग्य है। ठीक, मतलब इस पे वाद नहीं किया जा सकता। न्यायालय में आप वाद करने इस पे नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि ये अपरिवर्तनीय है, सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है। ठीक, अब और इस वजह से ये गैर न्याय योग्य है। मतलब गैर न्याय योग्य का आशय यह है कि आप इस पे मतलब कोर्ट में जाओ और कोर्ट से कहो कि देखिए भारत की प्रस्तावना में ये अधिकार लिखे हैं और ये मुझे नहीं प्राप्त है, तो कोर्ट आपको कहेगा घर जाओ, आराम करो, क्योंकि ये सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है। तो आप सरकार के खिलाफ इसको लेकर केस नहीं कर सकते हो। तो अब अगर ये बाध्यकारी नहीं है सरकार के लिए, तो ये है क्या? ये एक तरीके का निर्देशन है, ये निर्देश के रूप में है। ठीक, अब अगर ये निर्देश के रूप में है और बाध्यकारी नहीं, तो इसका मतलब यह क्या है? इसको एक नई जो बात कही गई है वो क्या है? यह एक दंत विहीन व्याघ्र है। व्याघ्र का मतलब होता है टाइगर, यानी टीथलेस टाइगर। सोचो अगर आपके सामने टाइगर खड़ा हो और आपको पता हो कि इसके दांत नहीं है, तो इसका मतलब ये तो आपको खा ही नहीं पाएगा, तो आप इससे डरोगे ही नहीं। ठीक, तो सेम टू सेम दिखने में तो एकदम बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही पावरफुल दिखता है, लेकिन इसके दांत नहीं है, मतलब इस पे सरकार बाध्यकारी नहीं, मतलब इस पे आप वाद कर ही नहीं जा सकते। इसलिए इसको ये बात कही गई है। ये परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है कि किसको टीथलेस टाइगर कहा गया भारत के संविधान में, तो आपको यहीं से क्रैक करना है, प्रस्तावना को लिखा जाता है। ठीक, और कुछ और इंपॉर्टेंट लाइन इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन क्या है? के.एम. मुंशी साहब हैं भारत के संविधान में, क्या कहते हैं, सभा में ये भी थे। तो के.एम. मुंशी साहब ने कुछ बात कही है प्रस्तावना को लेकर, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको पढ़ लेना है। प्रस्तावना भारत की राजनीतिक जन्म पत्री है। ठीक, तो जन्म पत्री की जब बात आए तो जान लीजिए के.एम. मुंशी साहब ने कहा है। और दूसरा एक बात समझ लेते हैं, ठाकुर भार्गव दास द्वारा क्या कहा गया है? तो इनके द्वारा कहा गया है प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। अब जब आत्मा की बात आए तो जान लीजिएगा ठाकुर दास भार्गव जी ने ये बात कही है। एकदम दिमाग में रख लीजिएगा। कुछ और बात पढ़ लेते हैं। कुछ विचारधारकों, मतलब हम ही लोगों में जैसे किसी को ये विचार आया कि ये जो प्रस्तावना है ये संविधान का हिस्सा है कि नहीं है, या जो ये प्रस्तावना है इसमें संशोधन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। संशोधन मतलब अगर इसमें कुछ कमी हो तो उसको सुधार किया जाए। ठीक, तो ऐसी विचारधारा आई तो न्यायालय में लोगों ने मुकदमा किया। तो एक मुकदमा हुआ केशवानंद भारती बनाम केस हुआ। केशवानंद भारती का जो केस था 1973 में हुआ, और इस केस में ही बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये भारत के संविधान में, इसी में मूल ढांचे का सिद्धांत दिया गया है। तो इस केस में ये कहा गया कि हाँ यस, प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है और प्रस्तावना संविधान का एक पार्ट है, संविधान का ही पार्ट है। ठीक, अब आगे बढ़ाते हैं। इसमें प्रस्तावना में जो संशोधन मैं बार बार आपसे कह रहा था, तो 42 अमेंडमेंट जो हुआ था 42वां संविधान संशोधन 1976 में, उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। ये आपको एकदम कायदे से रट लेना है साथियों, एकदम, और रटने का कोई विकल्प नहीं है। परीक्षाओं की वजह से ये बहुत महत्वपूर्ण है। और यही हमारे टॉपिक का एंड होता है आज, मतलब यहाँ टॉपिक खत्म होती है। कल नए वीडियो में संविधान को और आगे बढ़ाएंगे, मस्ती के साथ सीखेंगे। साथ ही वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मस्ती के साथ पढ़िए साथियों। और आगामी परीक्षाओं के लिए आपको सभी को ऑल द बेस्ट। जय हिंद साथी, धन्यवाद।